तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करने के बाद सूत्र का निर्माण करता है 6 CO2 प्लस 6H2O से क्रिया करके C6H12O6 से फिर क्रिया करके 6O2 का निर्माण करता है। ठीक है, 6CO2 6H2O से अभिक्रिया करके C6H12O6 से CO2 का 6CO2 के अणु का निर्माण करता है। तो अपन अब आगे चलते हैं। स्वपोषी की बात हो गई, स्वपोषण अब परपोषण की बात करते हैं। ये उतार लो आप, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, आराम समझ में। चलो, यह होगा अपना रफ। अब बात करते हैं परपोषी की। परपोषी वह जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जीवों पर निर्भर रहता है। क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। परपोषी कहलाता है। जैसे अगर बात करें अपन तो मनुष्य, जानवर, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर करता है। या तो वो जंगल में रहेगा तो शिकार से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जानवर वो भी अपना भोजन दूसरे निर्भर रहते, दूसरे जानवर पर निर्भर करते। जैसे जंगल में हुआ शेर, तो शेर के भोजन के लिए आवश्यकता हुई हिरण की, तो हिरण को दबोच लिया। इस तरह से ये अपना भोजन बनाते परपोषी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपन आगे की ओर चलते हैं। अपन बात करते हैं ब्लड का। इसको मिटा दे, हाँ यार, फिर एक क्लियर काम हो जाएगा। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो हो सकता है पार्ट 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, पर आपको डिटेल से बताएंगे पूरी चीज़ें को। तीसरा है ना पॉइंट, रक्त का बहाव। जिसे परिवहन भी कहा जाता है। परिवहन का मतलब पहचानते हो आप? आना जाना। जैसे निजी दिनचर्या में अपन बात करते हैं, गाड़ी, कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो क्या करे? परिवहन करे। ठीक उसी प्रकार अपने शरीर में भी रक्त का जो खून रहता है, ब्लड, वो हमारे शरीर में धमनियों शिराओं के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। हार्ट के द्वारा, हार्ट कंपन करता है, कंपन के बहाव से शरीर में हर कोशिकाओं तक और हर वेन्स तक, नसों तक, शिराओं तक, धमनियों तक रक्त चला जाता है। अब बात करते हैं रक्त का परिवहन। शरीर में, अरे यार, शरीर में पदार्थों
जैसे भोजन, पानी, गैसों का इधर उधर जाना। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ही है, हालांकि ये सब मनुष्य में ही है। हार्ट, हृदय के द्वारा ब्लड जो सभी धमनियों शिराओं तक पहुंचता है, हार्ट के द्वारा सभी कोशिकाओं तक जाता है। हृदय के द्वारा ब्लड का खून, हृदय के द्वारा खून का बहाव भी बोल सकते है ना। तो ये ब्लड के द्वारा, ब्लड की अपन बात करें, आरबीसी जिसे लाल रक्त कर्णिकाएं कहा जाता है, ये शरीर में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन का निर्माण करती है। आरबीसी के बाद आता है अपना डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कर्णिकाएं। यह हमारे शरीर में संक्रमण से बचाती है। संक्रमण, वायरस जो होते हैं ना अनेक प्रकार के, उनको बचाती है, उनसे अपन को बचाती है, संक्रामक रोगों से बचाती है, बचाने का काम करती है। चलो मैं लिख लेता हूँ। अब आता है प्लेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। गलती हो जाए तो कोई माफ कर देना। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स ये जिसको बोलते रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जम जाना, थक्का जमना, ये बात समझ में। ऑक्सीजन, आरबीसी रेड ये ऑक्सीजन का निर्माण करती है और सामान्यतः मनुष्यों में आरबीसी पाई जाती है 4.1 मिलियन से 6.1 मिलियन तक लगभग। हालांकि बच्चों में अलग छोटा कम ज़्यादा रहता है, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में आरबीसी कम ज़्यादा रहती है। ये हमारे शरीर में संक्रमण रोगों से बचाती है। और प्लेट्स की बात करें तो रक्त का थक्का जमना, जब अपन को कोई चोट लग जाती है कहीं से भी, तो अपन क्या करते हैं कि अगर कहीं पे होते तो उसे साफ पानी से धोते, थोड़ी देर अपन उसको दबा देते, कहीं भी ब्लड हुआ तो उसको दबाने के बाद आपने देखा होगा कि लगभग 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा अपना ब्लड जो होता है वो बंद हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेट्स, रक्त का थक्का जमना, जिससे वो बंद हो जाती है ना। अपन अब बात करते हैं, ये ऑक्सीजन का निर्माण करती है, शरीर में फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालती है ना।
WBC की बात हो गई अपने, शरीर में संक्रमण रोगों से बचाती है। बुखार हुआ, निमोनिया, ये मच्छरों के काटने से जो होता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। अगर WBC अगर अपने शरीर में कम हुई तो समझ लेना आपको ट्यूमर की सूचना आ सकती है। ट्यूमर बोले तो कैंसर। WBC कम होना ट्यूमर का संकेत है, इस बात का आप ध्यान रखना ना, है ना। अपन बात करते हैं अब आगे। हाँ, एक और बात, RBC अगर आप जितने ऊंचाई पर रहोगे उतना अधिक RBC रहेगी। मतलब आप अगर पहाड़ पे रह रहे तो आपकी RBC अधिक रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। तो यह होगा RBC का, वाइट ब्लड प्लेट्स, ठीक है। ये अपने ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाती, फेफड़ों के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाती है, फेफड़ों के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाती है, हाँ टिश्यूज वहाँ तक पहुंचाती है। RBC का महत्वपूर्ण निर्माण है इसका। तो आपको समझ में आ गया, मिटाते फिर, है ना। लिख लो एक बार और। उतार लिया आपने। अगर RBC की और अधिक बात करें अपन तो इसकी कमी से एरिथ्रोमाइसिन नामक बीमारी हो सकती है, और ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण, और इसका निर्माण कहाँ होता है RBC का? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जिसे शायद अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण, ठीक है। चलो मिटा दे अब। चलो क्लीन करते हैं, अब आगे बढ़ते अपन। उत्सर्जन की तरफ आते हैं, जिसे बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना शरीर से। एक्सक्रेशन जो होता है ना, अपशिष्ट पदार्थों का निकलना। जिसे बोलते हैं उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों की बात कर रहे हैं तो शरीर में गुर्दे के द्वारा मूत्राशय का निकलना अपशिष्ट पदार्थ में होता है। उत्सर्जन मनुष्य में गुर्दे के द्वारा, गुर्दे, किडनी, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना। अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्राशय का बाहर निकलना। दूसरी अपन बात करें पेड़ पौधों में
पेड़ पौधों की तो पौधों में, पेड़ पौधों में बात करें तो ये गोंद और पत्तों का झड़ना, गोंद गोंद निकलता है ना, गोंद, रेजिन और पत्तों का झड़ना, तो ये सब आता है अपशिष्ट पदार्थों में, है ना। तो आपको समझ में आ गएगा। अब अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं, ठीक है। उतारिए, अब आप लोग क्लीन कर लें इसको। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न पर चलते हैं। एक, मनुष्य की पाचन प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य की पाचन प्रक्रिया, पहली बात कर ले, मुंह जो भोजन को चबाने में काम आता है, ये तो इतना था नॉर्मल, आपको ही पता होगा। दूसरा है जीवा, लार ग्रंथियों का निर्माण करती है और सबसे नरम रहती है, प्यास को बुझाने का काम करती है। एंजाइमों का निर्माण करती है लार ग्रंथि, है ना। और तीसरा बात करते हैं अपन आमाशय की, जो अपने पेट में HCl और पेप्सिन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। HCl और पेप्सिन प्रोटीनों का निर्माण करता है आमाशय। जो अपने शरीर में HCl और पेप्सिन प्रोटीनों का निर्माण करता है। चौथा है बड़ी आंत, जो पानी को या अपशिष्ट पदार्थ को व्यवस्थित रूप से बाहर निकालने का काम करती है, जो पानी का अवशोषण करती है, बड़ी आंत। जो पानी का अवशोषण करती है, अब बात करते हैं छोटी आंत। अपशिष्ट पदार्थों को व्यवस्थित रूप से पचाती है, व्यवस्थित रूप से करती है अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट व्यवस्थित रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। शरीर से या यूँ लिखे तो
अपशिष्ट पदार्थों का पूर्ण अपशिष्ट पदार्थों का एवं पूर्ण पाचन कर अवशोषण का काम करती, पोषक तत्वों के अवशोषण का काम करती है, काम करती है। और क्या है अपने शरीर में? अन्ननली, भोजन को पेट से तक ले जाती, भोजन को पेट तक ले जाती है। और अगर बात करें तो अपने शरीर में एचसीएल और पेप्सिन प्रोटीन को निर्माण तो करती है, एंजाइमों को तोड़ने का काम करती है, एंजाइमों का तोड़ने का काम करती है ना। तो ये मनुष्य की पाचन प्रक्रिया है। अगर आप चाहो तो उससे चित्र भी बना सकते हो, मैं बनाकर देखता हूँ कैसा क्या रहता है। छोटा सा बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, वैसे आप तो बुक में बना ही लोगे। ये रे इसके हाथ, ये रहा इसके, ये बनाया अपने आहार नाल, ठीक है ना। डबल तो मुझसे ये रहा इसके, ये दोनों फेफड़ों की बात कर रहे हैं अपन। ये टिक 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 टिक, ये इधर गुर्दे तक आ गए। ये रहा छोटी आंत, है ना, इसको बोलते हैं मुंह, जीवा, पित्ताशय का भंडार, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, और क्या रह गया? अन्ननली, और हाँ ठीक है। ये रहा, आप बुक में देख लेना, अच्छे से चित्र है ना, मैंने तो आपके लिए ऐसे बताने के लिए किया। ठीक है, तो आपने लिख लिया तो इसको मिटा दिया आपको समझाने के लिए। यकृत और गया तो बाकी, तो मैं इसको मिटा दूं। चलो मिटा दूं रफ, ज़्यादा डार्क हो रहा है यार, अभी क्या करो, अपना मार्कर भी ऐसा चल रहा, आपको समझ में आना चाहिए बस। IMP क्वेश्चन था ये, ध्यान रख लेना। जिंदगी को ऐसे जियो हर लम्हा कि याद रखें, हर चीज़ को अपने इस तरीके से जीना चाहिए, हर मोमेंट को अच्छी तरीके से फील करना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जा भी रहे तो ऐसा फील करो कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप
जिंदगी है, एक ही बार मिलती है, दोबारा कहाँ मिल रही है आपको। चलो खैर, अपन अब बात करते हैं अपन हृदय के कार्य, है ना। हृदय के कार्य मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय के कार्य, मनुष्य के हृदय के कार्य, नहीं, मनुष्य का हृदय कैसे कार्य करता है, हाँ ठीक है। मनुष्य का हृदय, कैसे कार्य करता है, आपको तो पता होगा क्या, नहीं है। चलो नहीं होता हम बता ही देते हैं आपको। मनुष्य का हृदय एक पंप की और सिकुड़न प्रसारण की तरह कार्य करता है। सबसे पहले मनुष्य एक पेशी मस्कुलर है। मनुष्य का हृदय, मनुष्य नहीं है, मनुष्य का हृदय एक पेशी, ऐसे ही ना, मस्कुलर है, एक पेशी उत्तक है, जो दिन भर या यूँ बोले तो 24 घंटा धड़कता रहता है। जो रक्त को पंप की तरह नहीं, ऐसे थोड़ी। मनुष्य का हृदय एक पेशी अंग है, उत्तक भी लिख सकते हैं, अंग। जो रक्त को पूरे शरीर तक पंप करता है ना। यह शरीर में अब बात करते हैं मनुष्य का हृदय कैसे कार्य करता है। पता है आपको का हृदय कैसे कार्य करता है। चलो ठीक, सबसे पहले मनुष्य एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मनुष्य का हृदय एक पेशी मस्कुलर है, अंग है, जो पूरे शरीर में रक्त का शक्तनीय रक्त जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है ना। दूसरा पॉइंट की अपन बात करते हैं,
ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं भाग में काम करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं भाग में काम करता है। चौथा है ना, हाँ। हृदय के 4 प्रकोष्ठ है। हृदय के 4 प्रकोष्ठ है, कोष्ठ है। द्वालय 2 आलय 2 नीलय। शरीर के दाएं भाग में 2 आलय, बाएं भाग में 2 नीलय। हृदय सिकुड़न और सिकुड़न का कार्य करता है। कार्य करता है। तो ये है अपने हृदय के। जो ऑक्सीजन युक्त बाएं भाग में होता है, यह दाएं भाग में होता है। हृदय के 4 प्रकोष्ठ है, 2 आलय 2 नीलय। हृदय सिकुड़न का कार्य भी करता है। तो ये 3-4 भी आप लिख लोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। निरंतर ये सिकुड़न और प्रसारण में का काम करता है। सिकुड़न और प्रसारण का कार्य करता है ना। इसके 4 प्रकोष्ठ है, 2 आलय 2 नीलय। ठीक है, लिख लो अच्छे से इसको। ठीक है, अपन अब बात करते हैं तो तीसरा। हाँ, पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। ज़्यादा नीचे नम जाऊंगा इसलिए इसको क्लियर ही कर देता हूँ। पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक उत्तक से पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है ना। पौधों में फ्लोएम नामक उत्तक पत्तियों भोजन को पत्तियों में उत्तक भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है ना। अब दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें, चौथा, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है।
ठीक है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम नामक उत्तक से होता है जो जड़ों तक जल पहुंचाता है ना। तो इसका लिखते हैं अपन, पौधों में जल का परिवहन जाइलम नामक उत्तक जो पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है, जड़ों तनों तक पहुंचाता है, जिसे जल का परिवहन कहा जाता है। इसमें लिख लो, यह प्रक्रिया सक्रिय वहन कहलाती है। यह प्रक्रिया खनिजों तक, जड़ों तक पहुंचाता है, जड़ों, पानी को पौधों की जड़ों, तनों तथा खनिजों तक पहुंचाता है। यहाँ इस पे भी ऐसा भी लिख सकते हो, पानी को पौधों की जड़ों, तनों और खनिजों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में। पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? पौधों में फ्लोएम नामक उत्तक पाया जाता है जो भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया सक्रिय वहन कहलाती है। और बात करते पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम नामक उत्तकों से जो पानी को जड़ों, पौधों की जड़ों तक और तनों और खनिजों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की सहायता से होती, माय मिस्टेक, सहायता से होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपके समझ में आ गया हो तो, है ना। आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। हो गया तो इसको क्लियर कर दूं मैं। अब अपन अंतर में चलते हैं। अंतर में चैप्टर बड़ा भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल दूं, इसका पार्ट डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं वायवीय और अवायवीय में अंतर। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में अपन बात करते हैं जो श्वसन के उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन, है ना। अरे यार,
यह श्वसन की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यह अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह कम ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। ये श्वसन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है, यह कम ऊर्जा का निर्माण करता है। तीसरा, यह मुख्य दो प्रकार की जीवधारियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुआ। यह क्रिया अधिकतर जीवधारियों में होती है, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी। ये क्रिया भिन्न जीवधारियों में पाई जाती। अरे यार, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट आदि में। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद अम्ल और सॉरी, इसमें CO2 नहीं बनता है, इसमें बनता है CO2। हाँ, CO2 और H2O बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद अम्ल और एंजाइम, हाँ, लैक्टिक, इसमें उत्पाद रुको यार, इसमें अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल के साथ CO2 बनता है। ठीक है, कितने हुए?
4 हो गए ना। ये श्वसन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है, ये कम ऊर्जा का निर्माण करता है। ये क्रिया अधिकतर जीवधारियों में होती है, मनुष्य, जानवर, पक्षी। इस यह क्रिया विभिन्न भिन्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट हुआ। ये इसमें अंतिम उत्पाद CO2 बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और CO2 के साथ बनता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में नहीं होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, बहुत है 5। इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण तो लिख लो 38 ATP। इसमें कम में लिख लो आप 2 ATP। ठीक है, बता लो आप अच्छे से, समझ में आ रहा, सरल ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। तो अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर एक छोटा सा है तो आप लिख सकते हो शोषण और पाचन में अंतर। यहाँ लिख लूँ मैं, छोटा सा है ना, समझ में आ जाएगा। शोषण पाचन में अंतर, 2 ही पॉइंट है इसके। तो यह ऊर्जा नहीं बनाता है। ठीक है, पहला हो गया, नहीं बनाता है, यह ऊर्जा बनाता है। ठीक है, यह भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। यह ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर, यह ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, सरल पदार्थों में तोड़ता है, यह ग्लूकोज से ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लेना आप, अच्छे समझ में आ रहे थे। छोटा सा अगर आ भी जाए तो इसको अपन मिटा दे। अब लिख लिया आपने, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, है ना। स्वपोषी तथा परपोषी में अंतर, आखिरी क्वेश्चन अपना है। चलो चलते हैं। चलते अपन अगले। अब स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। विषमपोषी,
मेंथल। ठीक है, सोपोषी यह पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, यह पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते। इसमें CO2 सूर्य प्रकाश आवश्यकता है, इसमें CO2 सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये जंतु में पाए जाते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यह जंतुओं ये जीवों में पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, O2 बनाते हैं, ये O2 नहीं बनाते हैं ना। इसके लिए ना सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। यह पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, यह जीवों में पाए जाते हैं, ये ऑक्सीजन O2 बनाते हैं, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसमें फ्लोरीन होता है, इसमें फ्लोरीन नहीं होता है। इसमें फ्लोरीन होता है, इसमें फ्लोरीन नहीं होता है ना। इसमें फ्लोरीन पाया जाता है, इसमें फ्लोरीन नहीं पाया जाता है। इसमें हरे पेड़ पौधे बनते हैं। इसमें मनुष्य, घोड़ा, जानवर आते हैं। ठीक है, जानवर आते हैं। कितने हो गए? खूब है, 4 हुए ना। 1-2 और पॉइंट लिख लिया अपन, है ना। चलो को लिख लो। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सरल ही है, ध्यान रखना। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते। ये जीव दूसरों पर निर्भर रहते। ठीक है, ये था अपना आज के चैप्टर का, जो चैप्टर चला रहा है जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, उसका अंतिम प्रश्न था। अब अपन अगले चैप्टर की ओर अग्रसर रहेंगे, आगे चलेंगे। तो कैसा लगा आपको पढ़ाने का तरीका? आपको हर चीज़ सरल शब्दों में बताई है मैंने, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, स्वपोषी परपोषी में जो अपना बेसिक से बेसिक चैप्टर था उससे क्लियर कर दिया अपन ने, कैसे क्या चीज़ बनती है, कैसे क्या रहता है। तो आपने इतने लंबी, इतने धैर्य के साथ क्लास को देखा, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप और भी साथियों को जोड़िए और शेयर कीजिएगा। देखिए ये सब आपके लिए ही है। और बात करें तो अपन कक्षा 10वीं की बात करें, अगले आने वाले में और सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। आप डिमांड रख देना कि इस टाइप से ये चैप्टर और ये चीज़ पढ़ानी है, तो अपन वो पढ़ा देंगे। बस आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ाने का तरीका। ये रहा अपना आज का यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आगे हो सकता है इस 5 यूनिट जो कंप्लीट हुए उसमें अपन जो मेन आईएमपी टोटल आईएमपी क्वेश्चन लाएं, इसके ऑब्जेक्टिव जो भी हो, ठीक है। तो अब आज की क्लास से हम विदाई चाहते आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैप्टर को अच्छे से याद करिए और समझिए। आप अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बुक जो एनसीईआरटी बुक है उससे कवर कीजिए, उससे सबसे ज़्यादा कवर होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक थोड़ी टफ पड़ती है, तो आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाया कैसे क्या है। तो इसके लिए आप धन्यवाद। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। आप इसी तरह आगे जुड़ी रहे। नमस्कार। मंजिल की तलाश में सफ़र पर निकल आया हूँ, मंजिल की तलाश में सफ़र पर निकल आया हूँ। मुश्किलों से भरे हालात में घर से निकल आया हूँ, मुश्किलों से भरे हालात में घर से निकल कर आया हूँ। कई जिम्मेदारियाँ हैं निभाना मुझे अब, कई जिम्मेदारियाँ हैं मुझे निभाना अब। खुद है कि कुछ कर गुजर जाना है, जिद है कि खुद कर गुजर जाना है। ये पंक्तियाँ उनके लिए थी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम या 10-12 अपने सपने साकार करने के लिए कर रहे।